इंडिया चांद पे पहुंचा है। बोला अगर इनके दादा परदादा बाप दादा अगर 1947 में मुसलमान थे वो कुछ लड़के इसरो में, तो कह रहे हैं अगर ये हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ जाते, ये भारत को छोड़ के अगर पाकिस्तान आ जाते 1947 में इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो आज शायद ये पाकिस्तान में फूड राइडिंग का काम कर रहे होते, बाइकियाँ चला रहे होते, पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे होते, ये हाल होता। आज इनके वालिदैन, मैं आपको सच बताऊँ, ये बिल्कुल मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, कह रहा है कि अगर इनके पेरेंट्स वहीं रह जाते, वहीं रह गए हैं, तो आज ये मुसलमान लड़के इसरो में मतलब है कि साइंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है नाम दी साइंटिफिक हिंदू। तो देखते हैं इस वीडियो को, बाकी टाइटल हिंदी में है। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। इस दुनिया में आजकल एक नया ही ट्रेंड चल रहा है। हर एक देश अपने यहाँ एक विशेष समुदाय के लोगों को बड़े ध्यान से देख रहा है। कोई नए नए कानून बना रहा है, कोई देश से ही निकाल दे रहा है। और हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि बीते एक महीने के अंदर देश दुनिया से अलग अलग देशों से ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो आपको भी हैरान करके रख देगी। कैसे एक विकसित देश ने अपने यहाँ सभी मस्जिदों को खत्म करने का निर्णय ले लिया और इस पर काम भी चालू हो गया है। अभी तक कैसे सैकड़ों मस्जिदें ध्वस्त की जा चुकी हैं, और कैसे एक और देश ने अपने यहाँ 50,000 मुस्लिमों को खुली चुनौती दे डाली। कहा बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से निकलो। क्या है वो दो खबरें जो जुड़ी हुई हैं सीधे तौर पर मुस्लिमों से, और वो दोनों हमारे पड़ोस से ही आई हैं, वो भी अलग अलग देशों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो चलिए आते हैं पहली खबर पर, जो कि आई है नेपाल से। दरअसल भारत के बॉर्डर से सटे नेपाल की सीमा में मुस्लिमों की सालाना धार्मिक सभा होनी थी, जिस पर नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय ने पूरी तरह से रोक लगा दी। नेपाल सरकार को खुफिया विभाग से यह सूचना मिली थी कि इस आयोजन में कुछ ऐसे मुस्लिम नेता भी आएंगे जो भारत द्वारा बैन किए जा चुके हैं। नेपाल सरकार ने इज्तिमा के लिए लगाए गए टेंट और इसके लिए बाहर से आए लोगों को 24 घंटे के अंदर स्थान खाली करने का आदेश दिया है। जोगबनी सीमा से सटे नेपाल के कोशी प्रदेश स्थित सुनसरी जिले के दुहबी और इटहरी में 21 से 23 नवंबर तक इज्तिमा की तैयारी थी। इसके लिए 80 एकड़ जमीन पर टेंट लगाया गया था, जिसमें 50,000 मुस्लिम आने वाले थे और दुनिया भर के अलग अलग देशों से मुस्लिम आ रहे थे। लेकिन यहाँ कुछ हो पाता इससे पहले नेपाल की सरकार ने कहा कि हम इसको किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इज्तिमा के लिए पहुंचे लोगों को 24 घंटे के अंदर जिला छोड़ने का आदेश दे दिया गया। नेपाल के गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। नेपाल सरकार ने इज्तिमा के लिए लगाए गए टेंट और इसके लिए बाहर से आए लोगों को 24 घंटे के अंदर स्थान खाली करने का निर्देश दिया गया है। नेपाल को यह सूचना मिली थी कि इसमें कुछ ऐसे कट्टर धर्मगुरु और मौलाना आने वाले हैं जिनको भारत सहित कई देशों ने अपने यहाँ आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कार्यक्रम के आयोजन से नेपाल और भारत के बीच के संबंध खराब होने का भी अंदेशा था, इसीलिए नेपाल ने अपने यहाँ पूरे तौर पर इस कार्यक्रम पर बैन लगा दिया और कहा अब 50,000 मुस्लिम यहाँ नहीं आएंगे। अब आते हैं दूसरी खबर पर, जो कि आई है चीन से। दोस्तों हम तो यह सभी जानते ही हैं कि चीन ने अब तक सैकड़ों मस्जिदें बंद कर दी। न सिर्फ बंद करी हैं, बल्कि उनको पूरी तरह से बदल दिया। कहीं पर क्लब बन गए हैं तो कहीं पर वॉशरूम। और यह सब कुछ हुआ है सिंजियांग में।
क्योंकि चीन का सिंजियांग प्रांत ही ऐसा प्रांत है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। एक संगठन है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW। इसने कहा है कि चीन में मस्जिदों की संख्या एकदम घट गई है। 2016 के बाद चीन में मस्जिदें दिखना ही बंद हो गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि विशेषज्ञों को यह पता चला है कि अकेले निगजिया प्रांत में ही 1300 मस्जिदों को बंद कर दिया गया और ये 2019 और 2021 के बीच के आंकड़े, यानी मात्र 4 सालों के अंदर ही 1300 मस्जिदों को, वो भी सिर्फ एक प्रांत में खत्म कर दिया गया। HRW का कहना है कि चीन में व्यवस्थागत तरीके से इस्लाम को खत्म किया जा रहा है। इस पर चीन सरकार का कहना है कि देश में हर मजहब को मानने की अनुमति है, लेकिन कानून पालन के साथ ही चीन की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम कट्टरवाद को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। इसी तरह सिंजियांग में जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, वहां 16,000 में से 65% मस्जिदों को बंद कर दिया गया। इसी तरह यूनान प्रांत में मई 2023 में सैकड़ों मुस्लिमों के प्रदर्शन को भी दबा दिया गया था। इसके अलावा पांचजन्य पत्रिका ने यह बताया कि चीन में 2024 तक सभी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा। इसे कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्देशित किया है और कुरान भी अब चीन अपने हिसाब से छापेगा। पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह पाबंदी लग गई है और उल्लंघन करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह हमारा वीडियो? आपकी राय क्या है इस पर? क्या नेपाल ने जो किया वो ठीक किया, और क्या जो चीन कर रहा है वो ठीक कर रहा है? दोनों खबरों पर अपने विचार अवश्य दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जब इतना बड़ा इज्तिमा होता है, और मुझे नहीं पता कि यार इतना बड़ा इज्तिमा नेपाल में होता है, हर साल होता होगा इस तरह। इस सालाना इज्तिमा होते हैं, अक्सर कराची में भी होता है, एक कुछ मज़हबी जमातों का मुल्तान में होता है, बहुत बड़े लेवल पे एक अलग ही सिटी जैसा बन जाता है, सुना है मैंने। मैं कभी इस तरह के बड़े इज्तिमा में गया तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे जानने वाले जाते हैं, बहुत सुना है ये। और कराची में भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, कराची इज्तिमा के नाम से, और 3-3, 4-4 दिन तक चलता है और बड़ी पब्लिक आती है, और उसकी एक दुआ होती है। उस दुआ के लिए लोग बड़ा तड़पते हैं कि यार हम ज़िंदगी में कुछ भी करते रहें, किसी का भी बेड़ा गर्क करते रहें, अपने पड़ोसियों को नाराज़ करते रहें, दूध में पानी डालते रहें, चीटिंग बेईमानी करते रहें, इज्तिमा में चले जाएं, दुआ में शामिल हो जाएं और हम पाक साफ़ हो जाएं और हमें जन्नत मिल जाए। ये कॉन्सेप्ट है। इज्तिमा में बहुत सारे लोग होंगे, बड़े नेक लोग आए हुए होंगे, वो दुआ करेंगे, हमारे काम बन जाएंगे। तो नेपाल के इज्तिमा का मुझे नहीं पता था। तो जब इतना बड़ा इज्तिमा होता है या जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो वहाँ पे दंगे फसाद या कोई ना कोई गड़बड़ या ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अक्सर ये सिलेंडरों में खाना वाना बनाते हैं तो वहाँ आग लग जाती है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कोई इत्तला मिली होगी। एक तो इस तरह के लोग आ रहे हैं जो बैंड हैं, दूसरा ये है कि गड़बड़ की भी चांस होते हैं कि यानी कि हो सकता है यहाँ पे कोई फसाद फैलाने की कोशिश की जाए, कुछ 1-2 लोग कत्ल हो जाएं, कोई मर्डर्स हो जाएं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लोगों को ये चीज़ें पता चल जाती हैं, तो फिर वो उसके इंतज़ामात शुरू कर देते हैं। वो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं सीधा करना शुरू कर देते हैं कि भाई इस पर पाबंदी लगा देना ही बेहतर है, किसी की जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और इसका मतलब है कि ये स्टार्ट हो चुका था, टेंट लग चुके थे, लेकिन उसके बाद ये पाबंदी लगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी रिलीजन है, कोई भी जमात है, कोई भी मज़हब है, कोई भी कौम है, कुछ भी है, उनके ऊपर इस तरह से पाबंदियां लगना या उनके ऊपर इस तरीके से सख्तियां होना उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, अगर हम इंसानों की तरह देशों में रहें, तो मेरे ख़्याल में शायद लोग इस तरीके से हम पे पाबंदियाँ नहीं लगाएंगे। चाइना में जिस तरीके से सख्तियाँ हैं, चाइना में जिस तरीके से पाबंदियाँ हैं, मस्जिदों के मैंने सुना शेप चेंज हैं, मस्जिद में आप गुंबद नहीं बना सकते, तो चाइना से तो 1000 गुना बेहतर इंडिया है कि अगर मस्जिदें जैसी थी वैसी हैं, मस्जिदों के शेव नहीं चेंज हुए, आप खुलेआम नमाज़ पढ़ सकते हो, अज़ान दी जाती है पूरे हिंदुस्तान में, हर मस्जिद से आवाज़ आती है, लोगों को आज़ादी से नमाज़ पढ़ने की एक इजाज़त है, मुसलमानों को हर मज़हब को इजाज़त है
बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं वहाँ, और वहाँ के मुसलमान अपने आप को फ़ख्र से इंडियन कहते हैं। ये हमारी ही कंट्री है, हमारा ही देश है, यहाँ पे हमारा भी उतना ही हक़ है जितना हिंदुओं का है या इंडियंस का दूसरों का है। तो और हक़ है, और अपने हक़ को जता भी रहे हैं और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं और खुश भी हैं और प्राउड भी फील करते हैं कि यार आज हम उस देश में। मैं आपको एक याद आ गई मुझे एक बात बड़े मज़े की। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर कुछ यंग लड़के भी, टीम बहुत बड़ी होती है नासा की, उसकी इसरो की, तो उसमें यंग लड़कियां लड़के भी शामिल थे, कुछ यंग लड़के 10-12 कुछ उनके नाम थे। उनकी पिक्चर्स आई, वायरल हुई व्हाट्सएप पे, उनकी पोस्ट बनाई गई पाकिस्तान के लोगों ने कि यार ये चंद्रयान मिशन के वो इंजीनियर्स हैं, वो साइंटिस्ट हैं जो शामिल हैं और इंडिया चाँद पे पहुंचा है। बोला अगर इनके दादा परदादा बाप दादा अगर 1947 में मुसलमान थे वो कुछ लड़के इसरो में, तो कह रहा है अगर ये हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आ जाते, ये भारत को छोड़ के अगर पाकिस्तान आ जाते 1947 में, इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो आज शायद ये पाकिस्तान में फूड राइडिंग का काम कर रहे होते, बाइकियाँ चला रहे होते, पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहे होते, ये हाल होता। आज इनके वालिदैन, मैं आपको सच बताऊँ, ये बिल्कुल मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, कह रहा है कि अगर इनके पेरेंट्स वहीं रह जाते, वहीं रह गए हैं, तो आज ये मुसलमान लड़के इसरो में मतलब है कि साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने कंट्री का अपना एक नाम रोशन किया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, एक फ़ख्र। तो अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान आ चुके होते तो शायद वो फूड राइडिंग का या बाइकिया का काम कर रहे होते। उनके पेरेंट्स हिंदुस्तान में ही रह गए मुसलमान होने के बावजूद भी, तो आज उनके बच्चे स्पेस एजेंसी का हिस्सा हैं, आज एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को भी अवेयरनेस हो गई है, और इससे पूरी पोस्ट को मैं कहता हूँ अगर पोस्टमार्टम किया जाए, अगर ये वायरल हुई थी जो उन दिनों में, पोस्टमार्टम किया जाए तो हम खुल के ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ की गलती की है। फिर दूसरे मायनों में कहते हैं कि हम यहाँ आते या नहीं आते, क्या ये देश ही नहीं बनता। मतलब इनडायरेक्टली उस पोस्ट का मतलब क्या निकलता है कि ये अगर वहाँ रह गए हैं तो कामयाब रह गए, हम यहाँ आ गए तो नाकाम हो गए, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे डिग्रियाँ लेके बाइक चला रहे हैं, एक दूसरे को मतलब मिन्नतें करते हैं। मैं अगर कहीं से गुजर रहा होता हूँ तो बाइक वाले, बाइकिया सर्विस है जो आपको राइड लेते हैं, यकीन करें मिन्नतें कर रहे होते हैं, सर जी कहाँ जाना है, सर कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको। अच्छा खासा स्मार्ट खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का देख के आपके आंसू निकल आए कि वो बाइक चला रहा है, दूसरों को इधर से उधर लेके जाने की जॉब कर रहा है। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। पाकिस्तानी रुपीज़ में 30-35 हज़ार 40 हज़ार बना लेते हैं। अगर आपकी करेंसी में बताऊं तो एक पढ़ा लिखा लड़का यहाँ बाइक चला रहा है तो आपके यहाँ करेंसी 15 से 20 हज़ार रुपये वो कमा रहा है। पढ़ा लिखा लड़का, ग्रेजुएट, मास्टर किए हुए लड़के देखे मैंने। तो खैर बहरहाल बातें बहुत हैं, दिल दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। चाइना का वाला मामला हमारे मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाता। चाइना में जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे हमारा मीडिया कभी नहीं दिखाता। इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म नहीं भी हो रहा तो हमारे लोगों के माइंड सेट बने हुए हैं कि यार पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।